Hello guys, good evening to all of you once again. Welcome back on my YouTube channel Learn with Concept by अर्चना शर्मा. Now it's me signing in. कैसे हैं आप सभी? आई थिंक बेटर ही होंगे अपने घर पे और पढ़ रहे होंगे यूट्यूब पे चैनल पे, मेरे चैनल पे. और मैं अभी कोर्स 5 की सीरीज चला रही थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है बीएड फर्स्ट ईयर का, अंडरस्टैंडिंग द डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट्स. यानी कि पाठ्यक्रम में विषयों की समझ में उनको हम कैसे देखते हैं, किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं. और बेसिकली यहाँ पे दो से तीन चीज़ें ही हैं. एक तो लर्नर ओरिएंटेड कोरिकुलम या लर्नर ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट को आपको कैसे समझना है, और दूसरा है प्योरली डिसिप्लिन ओरिएंटेड कोरिकुलम या कॉन्सेप्ट को कैसे समझना है. तो हमने प्योरली डिसिप्लिन ओरिएंटेड कोरिकुलम पे काफ़ी डिटेल बात की है, अप्रोचेस की बात की है. आप उन वीडियोज़ को देखिएगा. अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो डेफिनेटली आपकी नॉलेज वोकैबुलरी में बहुत हेल्पफुल रहेगा, बहुत एनरिच रहेगा आपके लिए वो वीडियो. ठीक है. और उसके बाद हमने जब बात की कि क्या कहते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड हो गई, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्या है, या हमारे ख्याल से लर्नर सेंटर्ड अप्रोच क्या है, लर्नर कोरिकुलम ओरिएंटेशन क्या है, कैसे डेवलपमेंट होता है, तो इसके बारे में भी काफ़ी डिटेल बात की. यानी कि हमारे दो कॉन्सेप्ट हैं बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हैं. एक तो हमारा डिसिप्लिन ओरिएंटेड कोरिकुलम, दूसरा हमारा है लर्नर ओरिएंटेड कोरिकुलम, या क्या कह सकते हैं आप उसको, स्टूडेंट ओरिएंटेड कोरिकुलम. तो हमने काफ़ी डिटेल बात की हुई है. चलिए उसी से रिलेटेड एक नेक्स्ट टॉपिक है हमारा. नेक्स्ट टॉपिक जो है, अभी तक हमने जो इससे प्रीवियस वाली वीडियो में पढ़ा था कि लर्नर ओरिएंटेड कोरिकुलम को बनाते समय किन किन प्रिंसिपल्स का ध्यान रखना चाहिए. तो हमने 5 से 6 प्रिंसिपल्स पढ़े थे पिछले वाले वीडियो में. यू कैन कंसीडर दैट वीडियोज, इट विल हेल्प फॉर यू. ठीक है, फॉर योर कोर्स 5. और कोर्स 5 ही नहीं, ये टॉपिक्स ऐसे हैं कि आपको मतलब यूपीपीएससी की भी एग्जाम्स देने जा रहे हैं, आप एसएसटी लेवल के एग्जाम्स देने जा रहे हैं, सिविल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो भी इस तरह के टॉपिक्स आपको बिल्कुल हेल्पफुल रहते हैं. पर्टिकुलर जरूरी नहीं है कि आप ये केवल बीएड के पर्पज से ही पढ़ें. ठीक है. और अभी जितने भी टीचिंग एग्जाम्स होने वाले हैं सब में लर्नर सेंटर, टीचर सेंटर, कोरिकुलम, इन सब चीज़ों की बात हम डिटेल में करते हैं. तो प्लीज़ आप इस वीडियो को जरूर देखें. वीडियो आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देगा ही देगा, वर्थफुल इंफॉर्मेशन ही देगा, यूजलेस इंफॉर्मेशन नहीं देगा. सो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस टॉपिक को जरूर कंसीडर कीजिएगा. डायरेक्टली पूछते हैं ये टॉपिक की टीचर्स का रोल क्या है पर्टिकुलर लर्नर सेंट्रिक में. ठीक है ना, यानी कि लर्नर सेंटर्ड जो करिकुलम बना है तो टीचर यहाँ पे कैसा रोल प्ले करता है ना. स्पेशली हम पता है ना, टीचर को डिनाई नहीं कर सकते. तो अध्यापक का जो रोल है, अध्यापक का जो कार्य है, एक शिक्षक का जो कार्य है लर्नर सेंटर्ड कोरिकुलम के लिए या लर्नर सेंटर्ड डिसिप्लिन के लिए भी, लर्नर सेंटर्ड अप्रोचेस के लिए भी आप बोल सकते हैं. तो लर्नर सेंट्रिक टीचर्स हैव द फॉलोइंग रोल्स. यहाँ पे मैं कुछ रोल डिस्कस कर रही हूँ आपको कि पर्टिकुलर इस वाले कोरिकुलम में या इस वाले अप्रोचेस में, जिसको हम लर्नर सेंट्रिक अप्रोच बोलते हैं या लर्नर सेंट्रिक कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, तो उसमें टीचर का क्या क्या रोल है. ठीक है. चलिए पहला बात करते हैं हम. तो लर्नर सेंटर्ड टीचर्स engage the student in a lot of practical and engaging the activities so that the students can learn in a effective manner. देखिए इस अप्रोच में क्या हुआ, जो लर्नर सेंटर्स हैं, जाहिर सी बात है टीचर यहाँ पे बच्चों को क्या करेगा, बहुत सारे प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ में एंगेज करने की कोशिश करेगा, जिससे उनकी लर्निंग जो हो काफ़ी इफेक्टिव मैनर में हो. यानी कि टीचर केवल थ्योरी के थ्रू, प्रिंसिपल्स के थ्रू चैप्टर्स को पढ़ाने की कोशिश नहीं करेगा. यहाँ पे मैक्सिमम उसका एफर्ट ये रहेगा कि हम कितना से कितना बच्चों से एक्टिविटी करा ले. लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट फॉलो कर ले, लर्निंग बाय प्रैक्टिकल का, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस का. यानी कि बच्चों को एक टॉपिक पढ़ाना है तो हम कितनी एक्टिविटी बच्चों से मैक्सिमम करा सके, ताकि बच्चों के अंदर क्या हो, उनका जो लर्निंग हो वो काफ़ी इफेक्टिव हो और इफेक्टिव मैनर में वो चीज़ों को लर्न करने की हैबिट में ला सकें. यानी कि हम प्रैक्टिकल चीज़ों की बात करेंगे, बच्चे को प्रैक्टिकल में एंगेज करना है, एक्टिविटी में एंगेज करना है. ओके. दूसरा पॉइंट है हमारा, learner centered teachers teach student how to think, solve problems, evaluation, evidences, analysis, arguments and generated hypothesis. यहाँ पे जो लर्नर सेंटर टीचर्स हैं, यानी कि स्पेशली आप बोल सकते हो विद्यार्थी केंद्रित अध्यापक या विद्यार्थी केंद्रित शिक्षक जो हैं, वो बच्चों को कैसे सोचते हैं, बच्चों को ये बताएंगे कि उनको कैसे सोचना है, ताकि वो क्रिटिकली किसी चीज़ को कैसे एनालिसिस कर सके, अपने सोचने के वे में तरीका चेंजेस ला सकें टीचर्स के गाइडलाइन के द्वारा. फिर जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी टास्क दिए जाते हैं, उनको वो कैसे पर्टिकुलर सॉल्व करें. इसके बाद उनको कैसे इवेल्युएट करें. इवेल्युएट यानी कि अपना मूल्यांकन वो खुद से करके देखें कि उन्होंने कितने लर्निंग ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लिया है, कितने लर्निंग ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है.
इसके बाद वो एविडेंसेस की भी बात करें कि देखिए एविडेंसेस वहीं पर आते हैं जहाँ पे हम प्रैक्टिकल करते हैं, जहाँ पे एक्सपीरियंस करते हैं, रियल टीचिंग करते हैं, रियल ट्रेनिंग करते हैं, वहीं पे हमें एविडेंसेस की ज़रूरत होती है। तो वो सारी चीज़ें वो खुद बच्चा फाइंड आउट करे। उसके बाद चीज़ों को एनालिसिस करे कि हम जो ये नॉलेज गेन कर रहे हैं इस सेंटर के थ्रू, इस माध्यम के थ्रू या इस कोरिकुलम के थ्रू, तो हमने कितना अचीव कर लिया है। बच्चे आर्ग्यूमेंट करना सीख जाएंगे। आर्ग्यूमेंट इन द सेंस कि लड़ाई झगड़ा करना नहीं सीख जाएंगे, किसी टॉपिक को एज इट इज़ एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसके पीछे जो ट्रूथ है, बिहाइंड द ट्रूथ, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन के पीछे कुछ भी ट्रूथ हो या कुछ भी कॉज हो, रीजन हो, तो बच्चा उसको जानने के लिए आर्गुमेंट कर सकता है टीचर से। इसके बाद वो हाइपोथेसिस बनाना सीख जाएंगे, हाइपोथेसिस या परिकल्पना करना सीख जाएंगे कि इस टॉपिक के लिए हम ये हाइपोथेसिस बना सकते हैं, ये ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, सिंथेसिस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उसका इवैल्यूएशन भी कर सकते हैं, क्रिएटिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे टीचर का मेन रोल है। तो आप समझ सकते हैं कि लर्नर सेंटर टीचर जो है वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं आपके उसमें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दे डू नॉट एज्यूम्स दैट द स्टूडेंट पिक अप दीज स्किल्स ऑन देयर ओन ऑटोमेटिकली। देखिए वहाँ पे टीचर ये एज्यूम ना करे कि बच्चे अपना जो अपने अंदर की स्किल्स है बच्चे वो खुद से करना सीखें, ऑटोमेटिकली करना सीखें। टीचर यहाँ पे बस केवल इंस्ट्रक्टर का काम दे, ऑब्जर्वर का काम दे, और बिहाइंड द कर्टन रोल है यहाँ पे टीचर का, ठीक है। तो टीचर का ऐसा रोल है। नेक्स्ट हमारा है, learner centered teachers emphasizing that the student reflect on what they learn and how they learn। देखिए लर्नर सेंटर्ड टीचर्स जो अध्यापक हैं वो पर्टिकुलर बच्चों ने क्या नॉलेज रिफ्लेक्ट की है, क्या नॉलेज गेन की है, ठीक है, और इसके अलावा वो कैसे नॉलेज गेन कर रहे हैं, कितनी नॉलेज गेन कर रहे हैं, और कैसे चीज़ों को सीख रहे हैं ना अपनी लाइफ में, सीख कर कैसे अपने बिहेव में चेंजेस ला रहे हैं, अपने बिहेव को कैसे मॉडिफाई कर रहे हैं। तो टीचर यहाँ पे ये काम कर रहा है और इस चीज़ को वो एम्फेसाइज भी कर रहा है, ठीक है। ये तो नेक्स्ट पॉइंट हुआ। आपको ये आई थिंक चारों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर दिया है, ठीक है। ये मेन काम है टीचर्स का, तो आप शॉर्ट नोट्स लिख सकते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट चलिए, नेक्स्ट पॉइंट में हमारा दे रखा है 5th पॉइंट, द लर्नर सेंटर टीचर्स ऑल्सो इनकरेजेस द स्टूडेंट टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ व्हाट दे लर्न एंड हाउ दे लर्न। देखिए यहाँ पे जो लर्नर सेंटर टीचर्स हैं कोशिश ये करते हैं, बच्चों को हमेशा इंकरेजमेंट देते हैं, बच्चों को हमेशा मोटिवेशन देते हैं स्टूडेंट को कि वो जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको वो अच्छे से पे करें, यानी कि वो क्या सीख रहे हैं और कितना सीखेंगे और कैसे सीखेंगे इस पे वो ज़्यादा फोकस करें। टीचर कम से कम बच्चों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म यहाँ पे दे रहा है कि बच्चों को वो सोचने के लिए क्या करेगा, मोटिवेट करेगा, इंकरेज करेगा, बच्चों को प्रैक्टिकल करने के लिए इंकरेज करेगा, है ना, बच्चों को रियल एक्सपेरिमेंट की बात बताएगा, रियल टीचिंग की बात बताएगा, रियल नॉलेज की बात बताएगा, बच्चों को कर करके सिखाने की बात करेगा। तो बच्चे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे पे कर रहे हैं टीचर यहाँ पे इस चीज़ को भी देखेगा और टीचर उसको इनकरेज करेगा। अगर कोई बच्चा इस तरह की चीज़ों को फॉलो अप नहीं करता है तो टीचर बच्चे को पूरा यहाँ पे प्रोत्साहन देगा, पूरा मोटिवेशन देगा, उसकी अच्छी सी चीज़ें बताएगा, उसका बेस्ट लक बताएगा कि ये चीज़ करने से तुम्हें ये प्रॉफिट होगा या ये तुम्हें नुकसान होगा अगर तुम ये चीज़ नहीं करोगे। तो उसके ड्रॉबैक भी बताएगा, उसके गुड पॉइंट्स भी बताएगा। तो बच्चा उस चीज़ को सुनेगा और टीचर की यहाँ पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि बच्चा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से पे करे। नेक्स्ट पॉइंट है, लर्नर सेंटर टीचर्स अलाउ द स्टूडेंट्स टू टेक द कंट्रोल ऑफ देयर लर्निंग। यहाँ पे जो लर्नर सेंटर टीचर्स हैं वो बच्चों को अलाउ कर देते हैं कि अपनी लर्निंग पे वो खुद कंट्रोल करें, है ना। लर्निंग कंट्रोल का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि अपने ज्ञान पे कंट्रोल करें या अपने ज्ञान को कम करें या अपने डेटा को या इन्फॉर्मेशन को कम करें, यहाँ पे नहीं। यहाँ पे सीखने से ये मतलब है कि जो वो लर्निंग कर रहे हैं वो कितनी पर्पसफुल है ना, उस पर वो कंट्रोल करें, है ना। यूजलेस चीज़ें उन्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, वर्थलेस चीज़ें उन्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, यानी कि वो यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट कितना फॉलो करते हैं कि हमने ये चीज़ पढ़ी है तो हमें उसका ये प्रॉफिट हुआ है, और वो हमें जो भी खाली टाइम है तो हम उस खाली टाइम को यानी कि अपने लेजर टाइम को कैसे हम अपने यूटिलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। टीचर का यहाँ पे ये काम भी है कि बच्चों को इस चीज़ के लिए वो अलाउ करे, प्रेरित करे। अगर उसे 1-2 दिन की छुट्टी भी मिलती है तो कुछ उसे असाइनमेंट्स दे, प्रोजेक्ट दे जिसमें बच्चा लगकर काम करे, ठीक है, लगकर सीखे, लगकर चीज़ों को ढूंढे, उसे प्रॉब्लम दीजिए, उसे टास्क दीजिए, और ताकि वो बच्चा क्या करे, उन टास्क की ऑब्जेक्टिव्स बनाए, उन टास्क के फॉर्मुलेशन करे, उसके बाद उसको एनालिसिस करे, उसको ऑब्जर्व करे, ऑब्जर्व करके उसकी प्रॉब्लम से सोल्यूशन पे निपटे, वो लास्ट में अपना इवैल्यूएशन करे। तो इस तरीके की चीज़ों को भी टीचर को क्या करना है, बच्चों को अलाउ करना है। नेक्स्ट पॉइंट है, दीज टीचर्स मोटिवेट द स्टूडेंट्स टू लर्न इन इफेक्टिव मैनर बाय अलाउिंग देम टू डिसाइड व्हाट टू लर्न एंड हाउ टू लर्न। यहाँ पे टीचर
बच्चों को मोटिवेट करेगा कि बच्चा इफेक्टिव मैनर में किस तरीके की चीज़ों को सीखना चाह रहा है, बच्चा क्या डिसाइड कर रहा है कि उसको क्या चीज़ कैसे सीखनी है, कितनी सीखनी है, किस अमाउंट में सीखनी है। ऐसा नहीं है कि करिकुलम बना दिया गया है तो आपको सब कुछ पढ़ना है। आपको देखिए, हम बहुत ज़्यादा बात अगर करते हैं तो करिकुलम जो बनता है हमारा, तो वो कोशिश की जाती है कि बच्चा 80% 70% उस करिकुलम पे सक्षम हो। ठीक है, हम 20 से 25% की बात इसलिए नहीं करते कि जो हमारी क्लास भी होती है वो कहीं ना कहीं 60-70 पर आकर सिमट जाती है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को फॉलोअप करते हैं। तो हम ये कोशिश करते हैं कि जो हमने पाठ्यक्रम बनाया है वो बच्चों को कम से कम 60-70% लर्न हो जाए, समझ में आ जाए, कंटेंट नॉलेज क्लियर हो जाए। तो ये बच्चे को डिसाइड करना है कि बच्चा उस चीज़ को कैसे अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर रहा है, कितना अडॉप्ट कर रहा है, कितना करेगा, है ना। करिकुलम अगर नहीं होगा तो हम चीज़ों को कंबाइन करके या चीज़ों को इंक्लूड करके नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक, आपको पता है बिखरा हुआ करिकुलम रहेगा, अनसिस्टमेटिक करिकुलम रहेगा तो हमें पढ़ने में बहुत दिक्कत होगी और टीचर को भी इस चीज़ को कोलैबोरेट करने में बहुत दिक्कत होगी। तो इस पॉइंट का सीधा सीधा यही मतलब है कि हमें इफेक्टिव मैनर में चीज़ों को कैसे कंसीडर करना है, और ये काम यहाँ पे टीचर मोटिवेशन के थ्रू बच्चों में देकर कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, लर्नर सेंटर टीचर्स इनकरेजेस द कोलैबोरेशन इन क्लासरूम। मैंने वही बात की कि जो लर्नर सेंटर टीचर्स होते हैं प्रोत्साहन देते हैं क्लासरूम में कि आप एक ग्रुप बनाइए और ग्रुप स्टडी कीजिए। देखिए, ग्रुप स्टडी से क्या होता है, बच्चों को बहुत फ़ायदा होती है, एक दूसरे की नॉलेज एक्सचेंज होती है। और अगर किसी टॉपिक पे किसी टॉपिक पे 5 से 4 बच्चे बोल रहे हैं या 4 से 5 बच्चे बोल रहे हैं, तो देखिए वहाँ पे क्या होता है, उन सबकी नॉलेज शेयरिंग होती है, बच्चे का अपना अपना कॉन्सेप्ट होता है। और दूसरी चीज़, डिस्कशन करने से चीज़ें हमारे दिमाग में काफ़ी परमानेंट रहती हैं, माइंडेबल रहती हैं, और वो हमेशा रिकॉल में रहती हैं, हमेशा मेमोरी में रहती हैं, हम भूलते नहीं हैं और हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है। इसलिए कोलैबोरेशन टाइप की लर्निंग भी क्लासरूम में टीचर को करानी चाहिए। अगर 100 बच्चों की क्लास है तो उसको 5-5 स्टूडेंट का ग्रुप बना देना चाहिए ताकि वो अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग तरीके की नॉलेज का निर्माण कर सके। तो जो ये कोलैबोरेशन या कोलैबोरेटिव लर्निंग की बात की है हमने क्लासरूम में, ये बहुत ज़रूरी है। और बच्चे क्या करते हैं इसमें, कोलैबोरेटिव लर्निंग का मतलब होता है केवल सहयोगी, मतलब एक साथ मिलकर सहयोग करके एक दूसरे से कुछ ना कुछ बच्चा नया निर्माण करता है, तो वो भी कंस्ट्रक्टिविज्म अच्छा होता है ना। बच्चा नए ज्ञान का निर्माण खुद से करेगा, मिलकर करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सच टीचर्स अलाउ द स्टूडेंट टू इंटरैक्ट विद अदर स्टूडेंट सो दैट दे कैन डेवलप देयर ओन नॉलेज। कुछ टीचर्स क्या करते हैं, बच्चों को अलाउ कर देते हैं कि वो दूसरे स्टूडेंट के साथ या दूसरे क्लासमेट्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, दूसरे बच्चों के साथ वो इंगेज रहें, और इंगेज करके क्या करें, अपना विकास खुद से करें और अपने ज्ञान का निर्माण खुद से करें। देखिए, जाहिर सी बात है कि अगर हम ग्रुप में काम करेंगे तो हमारे अंदर क्या हो जाएगी, एक तो कोऑपरेशन की फीलिंग डेवलप होगी, सिंपैथी की फीलिंग डेवलप होगी, हमारे अंदर लव क्रिएट होगा, सामने वाले के लिए रिस्पेक्ट क्रिएट होगा, फिर सामने वाले से हम कुछ सीखेंगे भी तो, और सामने वाले को हम कुछ बताएंगे भी तो, अच्छी चीज़ों का क्या होगा, एक्सचेंज भी होगा, हमारे थॉट्स चेंज होंगे, हम सामने वाले के थॉट्स को सुनेंगे भी। मान लीजिए उनका कुछ तरीका अलग है, बोलने का, बात करने का तरीका अलग है, तो कुछ अच्छी चीज़ों को हम अडॉप्ट भी करते हैं। तो इस तरीके का काम यहाँ पे टीचर कर रहा है, और जो कि बहुत अच्छा काम है कि अपने बच्चों को अपने दूसरे बच्चों के साथ इंगेज किया जाए, है ना। इंगेज करने से बच्चे अपना नॉलेज खुद से निर्माण करते हैं, खुद से नॉलेज कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 10 वाला पॉइंट, दीज टीचर्स डू नॉट डिलीवर लेक्चर्स टू हेल्प स्टूडेंट एक्वायर्स नॉलेज बट एम्फेसाइजेस ऑन द कलेक्टिव एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग। कुछ टीचर्स क्या होते हैं, यहाँ पे टीचर्स अपने लेक्चर्स को डिलीवर नहीं करते हैं, ठीक है, बच्चों की बस वो हेल्प करते हैं कि वो नॉलेज को किस तरीके से गेन कर रहा है, और वो कोशिश ये करते हैं कि हम कलेक्टिवली और कोलैबोरेटिवली लर्निंग को फॉलो करें। यानी कि बच्चों का अगर हम ग्रुप बना रहे हैं तो बच्चे आपस में मिलकर कलेक्शन कर नॉलेज का, डेटा का, बच्चे देखिए कलेक्शन कभी करेंगे जब बच्चों के सभी बच्चे हैं तो सभी बच्चों के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, वो आपस में एक दूसरे से भिन्न भी हैं। और इसके अलावा आप ये भी देखिए ना, हर बच्चे की एबिलिटी अलग है, हर बच्चे का इंटरेस्ट अलग है, उसका इंटरेस्ट ऑफ एरिया अलग है, पढ़ने का तरीका अलग है। कोई बच्चा बहुत शार्प होता है जो चीज़ों को एक बार में ग्रैब कर लेता है, कोई बच्चा बहुत डल माइंडेड होता है कि उसको 2 से 4 बार पढ़ाना पड़ता है। तो यहाँ पे आपस में मिलकर जो डल स्टूडेंट होगा उसको भी कहीं ना कहीं फायदा होगा, और जो ब्रेव स्टूडेंट है, जो ब्रेनफुल स्टूडेंट है, जो सुपीरियर है, वो अपनी नॉलेज सामने वाले को बताएगा तो वो नॉलेज उसकी परमानेंट हो जाएगी। कहते हैं ना कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो जो बच्चा है आपस में एक दूसरे की नॉलेज की शेयरिंग भी करेंगे, उनके अंदर का हेजिटेशन भी खत्म होगा। अगर किसी टॉपिक को प्रेजेंटेशन देना है तो वो कोलैबोरेटिवली इकट्ठा होकर देखिए सोल्यूशन फटाक से निकालेंगे। हम किसी एक टास्क को सॉल्व करना है तो हम एक बच्चे को देंगे तो वो ढूंढता रहेगा, बट बहुत सारे विचार या थॉट नहीं आएंगे। बट हम कलेक्टिवली या कोलैबोरेटिवली लर्निंग कराने की कोशिश करेंगे तो बच्चों के अंदर से जितने बच्चे होंगे उतने तरह के आइडियाज़ आएंगे, उतने तरीके के बेस्ट आइडियाज़ आएंगे, और उनका वे ऑफ वर्किंग भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, टीचर बहुत अच्छा काम करेगा अगर इन सब चीज़ों को वो क्लास में अडॉप्ट करता है। दूसरी चीज़, हम प्रेजेंटेशन के माध्यम से भी क्या कर सकते हैं,
बच्चों के अंदर हेजिटेशन की प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकते हैं, कंटेंट जो उनको समझ में नहीं आता उसको वो ख़त्म कर सकते हैं। तो ये इतने सारे पॉइंट्स हैं, मैंने यहाँ पे बेसिकली आपको 10 पॉइंट्स पढ़ा दिए हैं, ठीक है। द लर्नर सेंट्रिक टीचर्स की रोल क्या क्या है, ठीक है, या पूछता है शॉर्ट नोट्स में, तो आप इसे ज़रूर कंसीडर करें। मैंने इतने सारे पॉइंट्स पढ़ाए हैं, 10 पॉइंट्स बताए हैं आपको, और ये सफिशियंट है शॉर्ट नोट्स के लिए। बस इनको आप अच्छे से एक्सप्लेन कर दें, वहाँ पे हेडिंग डाल के भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पॉइंट वाइज भी कंसीडर करा दिया है, तो दैट इज़ इनफ फॉर यू, है ना। और आप चीज़ों को समझ के पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ओके। तो अगर यहाँ पे आप चाहेंगे तो सबसे पहले लर्नर सेंट्रिक अप्रोच बता सकते हैं। लर्नर सेंट्रिक अप्रोच होता क्या है, थोड़ा सा उसको इंट्रोडक्शन दीजिए, ठीक है, थोड़ा सा उसका मीनिंग दीजिए, और उसके बाद आप टीचर्स के रोल को भी बता सकते हैं। तो मैंने यहाँ शॉर्ट नोट्स के पर्पज से बताया है, आप इसे लॉन्ग में भी डील कर सकते हैं अगर वो आता है तो। सबसे पहले आप लर्नर सेंटर्ड बताएंगे कि क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है। लर्नर सेंटर्ड भी बोल सकते हैं आप, स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच भी बोल सकते हैं। पर्टिकुलर टीचर्स का वहाँ पे क्या रोल है, मेजर रोल बताया मैंने, टीचर्स के मेन रोल बताए हैं, और ये सारे रोल क्या है, इंपॉर्टेंट हैं। होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, मज़ेदार रहा होगा, और अगर थोड़ा भी वीडियो से हेल्प मिला है तो इसको लोगों तक शेयर कीजिए। चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियो को, चैनल को बहुत सारा सब्सक्राइब दीजिए, ताकि कुछ आगे बेटर हो सके। एजुकेशन फील्ड में कुछ कोशिश कर रही हूँ, ये तो हुई एक बात, लेकिन आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इससे सच में मोटिवेशन मिलता है और बहुत अच्छा लगता है कि हाँ मेरा वीडियो कोई देख रहा है। ड्रॉबैक भी है तो यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन, अच्छा भी लग रहा है तो भी लिखिए आप, गलत भी लग रहा है तो भी लिखिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट विल गो ओके। बट आप कमेंट जरूर कीजिए, आप वीडियो को देख रहे हैं तो वहाँ पे कुछ तो कमेंट कीजिए एटलीस्ट। वीडियो देख के छोड़ देने से क्या मतलब है, क्या स्किपिंग होती है। तो यहाँ पे कुछ दे ही रहे हैं, यहाँ पे हम किसी का कुछ नुकसान नहीं कर रहे हैं। तो ये तो हुई एक बात। चलिए, वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और लोगों तक मेरे वीडियो को पहुंचाइए। आज की वीडियो में बस करते हैं। हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम होगी इसमें आपको टीचर्स सेंट्रिक रोल में कि क्या रोल है, ठीक है, ये आपको बुक में नहीं मिलेगा, तो आप यहाँ से कंसीडर कर सकते हैं। और वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी मिल जाएगा, PDF भी मिल जाएगा, तो यू कैन ईजिली डाउनलोड फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो आज की वीडियो में बस करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। नाउ साइनिंग ऑफ, लर्न विद कॉन्सेप्ट बाय अर्चना शर्मा।